अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो बच्चा बचपन ही से बहुत कुन ज़हन था। उसके वालिदैन को उसकी इस कैफियत पर बहुत तशवीश थी। स्कूल में देर से दाखिल कराया क्योंकि वो 7 बरस का हो चुका था मगर सही तरह बोल नहीं सकता था। स्कूल में दाखिले के बाद उसे चीज़ें याद करने और समझने में बहुत मुशक्क़त पेश आती थी। यहाँ तक कि असातिज़ा उसे समझा कर तंग थे, लिहाजा उसे स्कूल से फारिग कर दिया गया। हकीकत तो ये है कि उसे पढ़ने लिखने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे मौसीकी अलबत्ता बहुत पसंद थी और वो चाहता था कि बस उसका लाडला वायलिन हर वक्त उसके पास रहे और वो उस पर क्लासिकल म्यूज़िक बजाता रहे। जैसे तैसे तालीम हासिल करके टीचर की जॉब की कोशिश की तो उसमें भी नाकाम रहा। अजीब कूड़ मगज़ इंसान था, लेकिन इसी कूड़ मगज़ और गबी को तारीख़ ने इंसानी तारीख़ के ज़हीन तरीन अफराद में शामिल किया। हो सकता है आप जान गए हों, जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन को दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में शुमार किया जाता है। इसी वजह से उसकी मौत के बाद उसका दिमाग तहकीकात के लिए उसकी खोपड़ी से निकाल लिया गया ताकि ये पता चलाया जा सके कि उसके दिमाग में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो दूसरों के दिमागों में नहीं थी। आइंस्टाइन जर्मनी में एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुआ। उसने रियाजी और तबियात के मैदानों में इंतहाई गैर मामूली नज़रियात पेश किए जिन्होंने साइंसी दुनिया को बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब उसे मैक्स तालमुद नामी एक उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया। तालमुद खुद उस ज़माने में मेडिकल का स्टूडेंट था और कभी कभार खाना खाने आइंस्टाइन के घर आ जाया करता था। तालमुद ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज से आइंस्टाइन को रोशनी के बारे में बताया। यूं आइंस्टाइन की तसव्वुरकारी बढ़ गई और यहीं से आइंस्टाइन की ज़हानत का आगाज़ होता है। दोस्तों, इस बात से आप क्या समझे? जी जनाब, किसी बच्चे को गबी या ज़हीन बनाने में उस्ताद का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। फिर क्या था, आइंस्टाइन गिरता पढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसने ग्रेजुएशन कर ली। उसने पहले उस्ताद की हैसियत से पढ़ाने की कोशिश की मगर उसे मुनासिब नौकरी ना मिल सकी तो मजबूरन पेटेंट ऑफिस में क्लर्क भर्ती हो गया। यहाँ उसे ज़्यादा सोच विचार का वक्त मिल जाता था। हमारे यहाँ भी सरकारी दफ्तरों में बहुत वक्त होता है मगर यहाँ मुलाजमीन सोच विचार में नहीं, सोने में वक्त गुजार देते हैं। खैर, आइंस्टाइन बहुत गौर फिक्र करने वाला था और इसी आदत ने उसे इस काबिल कर दिया कि उसने 1905 में एक साथ 4 मकाले पेश कर डाले। फोटो इलेक्ट्रिक्स, ब्राउनियन मोशन, मादे और तवानाई के दरमियान ताल्लुक़ और ख़ासकर नज़रिया इजाफियत। इन मकालों ने फ़िज़िक्स और फिज़िक्स वालों को बदल के रख दिया। अगर आपने मैट्रिक में फ़िज़िक्स पढ़ी है तो E=mc² की थ्योरी तो ज़रूर पढ़ी होगी। ये आइंस्टाइन ही की दरियाफ्त है। इस नज़रिए में इतना बड़ा कानून कुदरत बयान किया गया है कि जिसकी वजह से आज की जदीद दुनिया की तश्कील मुमकिन हुई है। इन मकालों के बाद उसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था। ताहम 1914 में वो इस उम्मीद पर कि उसे कैज़र विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर फिज़िक्स का डायरेक्टर बना दिया जाएगा, जर्मनी वापस आ गया। इस दौरान उसने अपनी तहकीकात जारी रखी। उसकी गैर मामूली साइंसी खिदमात के एतराफ़ में 1921 में उसे तबियात का नोबेल इनाम भी दिया गया। 1933 में जर्मनी में हिटलर की हुकूमत आने के बाद जब यहूदियों पर सख्तियां शुरू हो गईं तो आइंस्टाइन जर्मनी से अमेरिका मुंतकिल हो गया। अमेरिका आने के बाद आइंस्टाइन को बहुत आशीर्वाद मिली और उसे वहां खुलकर साइंसी तहकीकात का मौका मिला। सिर्फ 2 साल में उसे अमेरिका की शहरियत भी दे दी गई। दूसरी जंग अजीम के दौरान उसने नेवी बेस्ड वेपन सिस्टम में काम किया और हर लिहाज से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमात अमेरिका को पेश की। आपको मालूम होगा कि दूसरी जंग अजीम में एक जानिब अमेरिका, बरतानिया और दूसरे कई ममालिक इत्तेहादी थे तो दूसरी जानिब सिर्फ जापान और जर्मनी थे। इसके बावजूद जर्मनी और जापान का पल्ला भारी था। ऐसे में आइंस्टाइन और उसके साथी लियो ज़िलर्ड ने उस वक्त के अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट को ख़त लिखा कि हमें इस बात का ख़तरा है कि नाज़ी जर्मन एटम बम बना रहे हैं, लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जर्मनों से पहले अमरीका एटम बम बना ले। चुनाचे ये आइंस्टाइन ही था जिसकी तहरीक और ताउन से अमरीका के लिए एटम बम बनाना मुमकिन हुआ और उसे 1945 में जापानी शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर फेंका गया। 1952 में उसे इसराइल के सदर का ओहदा पेश किया गया, लेकिन उसने ये कहकर ये पेशकश ठुकरा दी कि सियासत उसका मिजाज है और ना उसको इसका कुछ तजर्बा है। आइंस्टाइन की दिलचस्पी का मौजू रोशनी थी और वो तमाम जिंदगी इस पर तहकीक करता रहा। यहाँ तक कि 76 बरस की उम्र में 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ।
اس کی موت کا سبب پیٹ کا ایک عارضہ بنا۔ ابتدا میں ذکر ہو چکا ہے کہ آئنسٹائن کے انتہائی ذہین ہونے کی وجہ سے اس کی آٹوپسی کے دوران اس کا دماغ اس کے لواحقین کی اجازت کے بغیر نکال لیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کے دماغ کا سائنسی مطالعہ کر کے دماغ کے بارے میں کچھ نیا اور انوکھا جانا جا سکے۔ آج کل یہ دماغ پرنسٹن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں محفوظ ہے۔ 1999 میں کینیڈین سائنسدانوں نے اس پر تحقیقات سے یہ پتہ چلایا کہ انسانی دماغ کے جس حصے کا تعلق 3D ویژولائزیشن اور میتھمیٹیکل تھاٹ سے ہوتا ہے، عام انسان کے مقابلے میں آئنسٹائن کے دماغ میں 15% چوڑا تھا۔ محققین کے مطابق اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئنسٹائن عام انسان کے مقابلے میں کہیں ذہین تھا۔ جی جناب، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ یہ ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ملتی رہے انفارمیشن سے موٹیویشن باقاعدہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں انفوٹیویشن۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔